नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पे स्वागत करता हूं। हमारे विषय ईई 203 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज जानते हैं आरसी सर्किट्स के एनालिसिस के बारे में और जानते हैं कि किस तरह से वोल्टेज एक्साइटेशन से करंट 0 से 90 के बीच के किसी फेज डिफरेंस एंगल के साथ लीड करता है और वोल्टेज और करंट के बीच के V इक्वल टू IZ रिलेशन में जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, धारतीय प्रतिघात के साथ क्या रिलेशन रखता है और एक आरसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर का वेरिएशन कैसा है। हमें अल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाईज होती हैं उसमें हमारे तीनों बेसिक सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के एनालिसिस को करते समय वोल्टेज और करंट के जो इफेक्टिव RMS मैग्नीट्यूड्स हैं उनमें क्या रिलेशन है और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है वो कैलकुलेशन करनी होती है। और एक बहुत सिंपल और डायरेक्ट मेथड, सीधा साधा सा सरल सा तरीका चार्ल्स स्टीमेंट्स ने हमें दिया, जिसे हम फेजर मेथड कहते हैं। आज जानते हैं फेजर मेथड की मदद से हम एक आरसी सीरीज सर्किट को और रेजिस्टेंस कैपेसिटर सीरीज सर्किट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। यहाँ नीले फ्रेम में एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई वोल्टेज को हमने एक आइडियल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R ओम है और एक आइडियल कैपेसिटर से सीरीज में, जैसा फिगर में शो किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। ऐसे सर्किट को हम आरसी सीरीज सर्किट कहते हैं। और जब हम साइनोसोडल ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज इस सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो ये जो सर्किट के एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वो लीनियर है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का साइनोसोडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसी फ्रीक्वेंसी की एक साइनोसोडल अल्टरनेटिंग टाइम वेराइंग करंट सर्किट में फ्लो होने लगती है। यहाँ इस सर्किट में रेजिस्टेंस का करंट IR और कैपेसिटर का करंट IC एक ही करंट फ्लो पाथ में आ रहे हैं, तो इन दोनों के करंट को हम एक कॉमन सर्किट करंट I कह सकते हैं। मान लेते हैं साइनोसोडल अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू VM है। इसमें अगर मैं √2 का डिवीजन कर देता हूं तो सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड सर्किट वोल्टेज की RMS मैग्नीट्यूड V आ गई है। और ये जो साइनोसोडल करंट फ्लो हो रहा है जिसकी पीक मैग्नीट्यूड IM है, उसमें अगर मैं √2 का डिवीजन करता हूं तो उस करंट की RMS वैल्यू I हो गई है। यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो RMS वोल्टेज है वो VR है और कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वोल्टेज VC है। क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो R और C दोनों का करंट कॉमन I करंट है और R की वोल्टेज और C की वोल्टेज का समेशन किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार टोटल अप्लाइड वोल्टेज है। वोल्टेज और करंट में मैग्नीट्यूड और फेज की रिलेशनशिप समझने के लिए हमें इस सर्किट का फेजर डायग्राम बनाना होगा, जिसे हम स्टीमेंट्स के मेथड से एनालाइज करेंगे। इस आरसी सीरीज सर्किट में करंट फ्लो का एक ही पाथ है तो सप्लाई सोर्स वोल्टेज V की टोटल करंट और इंडिविजुअल एलिमेंट R की करंट या C की करंट कॉमन है। और हम सीरीज सर्किट के फेजर एनालिसिस के लिए कॉमन करंट को एक रेफरेंस फेजर ले लेते हैं। ध्यान रहे कि फेजर अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले वेक्टर हैं, जिनका वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन साइनोसोडल क्वांटिटीज के अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आरसी सीरीज सर्किट के एनालिसिस के लिए सर्किट की जो साइनोसोडल करंट है उसके रोटेटिंग फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोक लेंगे और t0 पे ये जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस का फेजर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से शुरू होने वाली एक स्टैंडर्ड साइनोसोडल ऑरेंज वेव करंट की बना देगा। यहाँ हमारे पास ये जो दोनों सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, इनका अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर देखें तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस के करंट के सेम फेज में होती हैं और रेजिस्टेंस का करंट और सर्किट का करंट यहाँ ऑरेंज वेव में दिखाया हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो अपने इस करंट के सेम फेज में दोनों के पीक और ये 0 क्रॉस एक जैसी कंडीशन पे होते हुए फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस में ये जो ऑरेंज रंग की वेव में करंट दिखाया हुआ है उसी की सेम फेज में ये रेड कलर में रेजिस्टेंस की वोल्टेज है और आप देखिए वोल्टेज का पीक और करंट का पीक एक ही जैसी टाइम इंस्टेंट पे आ रहा है। तो ऐसी वेरिएशंस में हम वोल्टेज को, जो कि करंट के सेम फेज में है, वोल्टेज को एक ऐसे रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमेशा करंट
करंट के साथ सेम डायरेक्शन में सेम फेज कंडीशंस में रहता है। और अब सर्किट में जब करंट अपने जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव पीक की तरफ बदल रहा है तो वोल्टेज भी अपना पॉजिटिव पीक पा रहा है। करंट जब अपना पॉजिटिव पीक से वैल्यू को जीरो कर रहा है तो वोल्टेज भी जीरो हो गया है और करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली है, वोल्टेज की पोलरिटी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बदल गई है और दोनों नेगेटिव पीक हो गए हैं और एक साइक्लिक रोटेशंस पे इनिशियल कंडीशंस वापस आ गई है। हम कह सकते हैं कि जैसा वेव डायग्राम में दिख रहा है या फेजर डायग्राम में दिख रहा है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है और वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड करंट के पीक मैग्नीट्यूड के साथ Vm इजिकल टू IMR, या अगर मैं √2 का डिवीजन कर दूं तो RMS रेजिस्टेंस की वोल्टेज RMS सर्किट करंट के साथ V इजिकल टू IR रिलेशन रखती है और रेजिस्टेंस की वोल्टेज जैसा हमने रेड फेजर से शो किया है वो करंट फेजर ऑरेंज फेजर के सेम फेज में है। एक RC सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमने जो कॉमन सीरीज सर्किट का करंट है उसे यहाँ ऑरेंज फेजर के तौर पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे ले लिया है और रेजिस्टेंस में क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज को यहाँ एक रेड फेजर से हमने शो कर दिया है। अब जरा समझते हैं कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो करंट से जो चार्ज बनता है उससे डेवलप होती है और आप देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जब करंट की हाफ साइकिल है तो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज और वोल्टेज लगातार बढ़ता है और कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक की तरफ चली जाती है। जिस समय करंट सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रखता है उस समय चार्जिंग की रेट तेज होने के कारण वोल्टेज में वेरिएशन तेज होता है और वोल्टेज जीरो क्रॉस करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव पोलरिटी का हो जाता है। ग्रीन हाईलाइट में जो करंट की नेगेटिव साइकिल हमने दिखाई है उसमें कैपेसिटर की चार्ज और वोल्टेज लगातार डिक्रीज होकर पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक हो जाती है और जिस समय करंट सबसे ज्यादा नेगेटिव है उस समय वोल्टेज में ये जो नेगेटिव चेंज है वो भी सबसे तेज है। तो हमने देखा कि वोल्टेज का पीक करंट के पीक से 90 डिग्री बाद आ रहा है तो हम इस वोल्टेज के वेरिएशन को जो नीले कर्व से यहाँ दिखाया गया है उसे एक ऐसे फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो करंट फेजर से 90 डिग्री लैग कर रहा है या करंट कैपेसिटिव सर्किट में अपनी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ करंट सर्किट का कॉमन करंट हो गया है ऑरेंज फेजर से और रेड लाइन रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट की सेम फेज में बता रही है और कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ ब्लू फेजर से करंट से 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में है। RC सीरीज सर्किट में कॉमन करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फेजर और T0 पे इंस्टेंटेनियस करंट जीरो वाला लेने पर क्योंकि वोल्टेज फेज में करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है तो लैगिंग कंडीशन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे हमने कैपेसिटर की वोल्टेज को दिखा दिया है और आप देखिए कैपेसिटर की ये जो फेजर है इसकी वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैपेसिटर की वोल्टेज के T0 इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रही है जिस समय करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे जीरो है। यहाँ करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे की कला में है और जो वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड है वो करंट के पीक मैग्नीट्यूड के साथ Vm इजिकल टू IMXC रिलेशन रखता है। हम ये जो पीक वैल्यूज में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है Vm इजिकल टू IMXC, इसे RMS मैग्नीट्यूड के तौर पे भी लिख सकते हैं। अगर कैपेसिटर की RMS वोल्टेज Vc है, सप्लाई सर्किट में करंट RMS I बना रही है, तो V इजिकल टू IXC ये रिलेशन कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और करंट का रिलेशन हो गया है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, चाहे फेजर डायग्राम में देखें चाहे वेव डायग्राम में। तो ऐसा जो कैपेसिटिव सर्किट एलिमेंट है वो पूरी साइक्लिक वेरिएशन में करंट और वोल्टेज के एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो रखता है और ऐसे सर्किट एलिमेंट जिनमें पावर कंजम्पशन नहीं होती उन्हें हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और रिएक्टिव एलिमेंट की करंट फ्लो रोकने की टेंडेंसी और करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज डिमांड करने की प्रॉपर्टी को हम रिएक्टेंस कहते हैं और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को अंग्रेजी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और हिंदी में धारतीय प्रतिघात कहेंगे। वैसे तो फेजर रोटेटिंग वेक्टर है पर हम स्टडीज में एनालिसिस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए टाइम को फ्रीज कर लेते हैं और T0 कंडीशंस पे जब करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो फेज कंडीशंस को और वोल्टेज नेगेटिव पीक को शो कर रहा है तो इन्हें रेस्पेक्टिवली हमने 0 और -90 की फेजर पोजीशंस के साथ यहाँ ऑरेंज फेजर करंट को और ब्लू फेजर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समय के साथ दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के फेजर एक जैसी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होते हैं तो करंट अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता हुआ पॉजिटिव पीक पाता है। उस समय वोल्टेज में पॉजिटिव चेंज होते हुए वो नेगेटिव पीक से जीरो हो गई है। फर्दर रोटेशन से करंट का पॉजिटिव पीक से इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो
होता है तो कैपेसिटर फुल चार्ज होके पीक पॉजिटिव वोल्टेज पे आ जाता है। समय गुजरने पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और करंट नेगेटिव पीक आ जाता है और कैपेसिटर की वोल्टेज 0 हो जाती है। उसके बाद कैपेसिटर उल्टी पोलैरिटी के साथ चार्ज होने लगता है और करंट अपना पीक से जब 0 वैल्यू पाती है तो कैपेसिटर में नेगेटिव पीक वोल्टेज आके ये साइकिल पूरी हो गई है। एक आरसी सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमने ये जो आर और सी में कॉमन करंट है उसे एक ऑरेंज रेफरेंस करंट फेजर बना दिया है और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है V इक्वल टू IR रिलेशन से RMS वोल्टेज RMS करंट से रेजिस्टेंस R के मल्टीप्लीकेशन से आएगी। वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट के सेम फेज में यहाँ रेड फेजर से हमने शो कर दी है और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू RMS सर्किट करंट से XC मल्टीप्लीकेशन से आएगी और इस XC को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, धारतीय प्रतिघात, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में और कैपेसिटेंस फैराड के साथ ये रिलेशन 1/ω/c रखता है और कैपेसिटर की वोल्टेज सर्किट करंट से 90 डिग्री लैग करती है। यह हमने याद किया है कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है। स्पेलिंग मैचिंग से चीजें याद की जा सकती है। C4 कैपेसिटर, C4 करंट, तो कैपेसिटर में करंट आगे। हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो इस सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वोल्टेज का सम होगी और ये सम एक सिंपल एल्जेब्रिक समेशन नहीं होगा क्योंकि फेजर रोटेटिंग वेक्टर है और जब समय को फ्रीज करके रोटेशंस को कहीं पे सीज कर दिया जाएगा तो हमारे रोटेटिंग फेजर सिंपल वेक्टर बन जाएंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रही हैं। तो इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो वेक्टर कैलकुलेशन करने के लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और रेजिस्टेंस की वोल्टेज में कैपेसिटर की वोल्टेज जोड़ने के लिए कैपेसिटर की वोल्टेज का जो टेल है वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज के हेड पे रख देंगे और अब ये डायगोनल जो है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज होगी। जरा जानते हैं ये कैलकुलेशन हम किस तरह से पाइथागोरस की मदद से करते हैं। अगर हम आरसी सीरीज सर्किट के क्लोज लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो पाते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी फेजर मैग्नीट्यूड आर की वोल्टेज और सी की वोल्टेज के फेजर मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है और फेजर कैलकुलेशन करने के लिए हमने आर की फेजर वोल्टेज के ऊपर जब सी की वोल्टेज ये पैरेलल बना के और ये पैरेललोग्राम बनाया तो ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बेस रेजिस्टेंस की वोल्टेज और परपेंडिकुलर कैपेसिटर की वोल्टेज के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया है और इससे हम करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। एक सीरीज आरसी सर्किट में आर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज से जो सप्लाई वोल्टेज का ये जो क्लोज्ड राइट एंगल ट्राइंगल बना है इसे हम वोल्टेज फेजर ट्राइंगल कहते हैं और वोल्टेज फेजर ट्राइंगल में हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के समेशन का स्क्वायर रूट है तो आर की वोल्टेज और सी की वोल्टेज के स्क्वायर के समेशन का स्क्वायर रूट सप्लाई वोल्टेज हो गया है। आर की वोल्टेज IR और सी की वोल्टेज IXC है। यहाँ आर सर्किट का रेजिस्टेंस है और सी सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर हम आर की वोल्टेज और सी की वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आई स्क्वायर जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये कॉमन आई के बाद स्क्वायर रूट में ये जो टर्म आ गई है आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का स्क्वायर रूट उसे हमने एक नया नाम दे दिया है Z और Z को हम बोलते हैं इंपीडेंस। ये इंपीडेंस सर्किट के रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की पाइथागोरस कैलकुलेशन से आया है और ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो के लिए करंट के प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज की डिमांड बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक आरसी सीरीज सर्किट का जो इंपीडेंस है वो आर और सी की वो टोटल ओपोजिशन की प्रॉपर्टी है जो खुद सर्किट में करंट फ्लो को ओपोज करते हुए वोल्टेज की डिमांड कर रही है और यहाँ आर XC और Z तीनों की यूनिट्स ओम है। हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में रेजिस्टेंस जब करंट को ओपोज करता है तो वोल्टेज करंट के सेम फेज में होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है। वहीं इंडक्टर और कैपेसिटर में जब हम करंट फ्लो के ओपोजिशन को समझते हैं और वोल्टेज की डिमांड को देखते हैं तो वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने से एनर्जी स्टोर और रिलीज होती है। इंडक्टर बढ़ते करंट के समय मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उसी को घटते करंट के समय रिलीज कर देता है। वहीं कैपेसिटर बढ़ती वोल्टेज के समय एनर्जी को स्टोर कर रहा है और घटती वोल्टेज के समय एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो ऐसे सर्किट एलिमेंट जो एनर्जी कंजम्पशन नहीं करते केवल स्टोर रिलीज करते हैं उन्हें हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं और उनके करंट ओपोजिशन को हम रिएक्टेंस कहते हैं। और एक सर्किट में जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों हो तो टोटल करंट ओपोजिशन को हम इंपीडेंस प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा प्रतिरोध और प्रतिघात में पाइथागोरस रिलेशन है। अगर हम इसे मैथमेटिकल नोटेशन में कहें तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z इंपीडेंस प्रतिबाधा है, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध है और XC प्रतिघात या रिएक्टेंस
रिएक्टेंस है, हम Z को स्क्वायर रूटिंग करके निकाल सकते हैं। अगर एक RC सर्किट में R 6 ओम और XC 8 ओम हो तो इनके पाइथागोरस कैलकुलेशन से आप देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। R की जगह मैंने अगर 6 लिखा है और XC की जगह अगर मैं 8 लिखता हूं तो 8 का स्क्वायर 64, समेशन किया तो 100 का रूट 10 हो गया। तो 6 और 8 अगर RC सर्किट में रेस्पेक्टिवली R और XC हो तो इनका समेशन टोटल Z 14 ओम नहीं होगा, सिंपल समेशन नहीं होगा, ये फेजर समेशन है, वेक्टर कैलकुलेशन से होता है। और आप देखिए कि वेक्टर कैलकुलेशन से इंपीडेंस 6 ओम और 8 ओम की कैलकुलेशन का सम 10 ओम आ गया है। एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें R 5 ओम है और XC 5√3 है। R और XC में √3 का रिलेशनशिप यहां दिख रहा है। अगर मैं पाइथागोरस कैलकुलेशन से Z को स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर समझूं, R की जगह 5 और XC की जगह 5√3 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 और 5√3 का स्क्वायर 75 हो गया है, समेशन 100 हो गया है, स्क्वायर रूट करने पे ये 10 ओम आ गया है। तो आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड सा कॉम्बिनेशन पाइथागोरस का हमें यहां दिख रहा है 1√3 = 2। ये 5 का 1 टाइम्स, ये 5 का √3 टाइम्स और ये 5 का 2 टाइम्स। तो 1√3 2 एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस पेयर है, बिल्कुल वैसा जैसा कि ये 3 4 5, 2 का 3 टाइम्स, 2 का 4 टाइम्स और 2 का 5 टाइम्स। तो कुछ स्टैंडर्ड पेयर्स हमें याद कर लेने चाहिए। तो हमने देखा कि 3 4 5 5 12 13 1√3 = 2 और 1 1√2 कुछ स्टैंडर्ड पेयर्स है पाइथागोरस कैलकुलेशन के। अदरवाइज हमारी ये जो कैलकुलेशन है हम अपनी एक अलग वीडियो में देख रहे हैं कि ये R और X किसी इंपीडेंस की रेक्टेंगल फॉर्म है और Z और थीटा इंपीडेंस एंगल पोलर फॉर्म है और रेक्टेंगल से पोलर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर इनबिल्ट फंक्शन से किस तरह से करता है ये हमने सीखा है। तो हमें दोनों फॉर्म पोलर से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से पोलर कन्वर्जन यहाँ AC सर्किट के एनालिसिस में बहुत काम आते हैं। जरा देखते हैं कि ये जो करंट के फेजर और वोल्टेज के फेजर में जो फेज डिफरेंस एंगल आता है वो कैसे डिसाइड होता है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट फेजर से रेजिस्टेंस की वोल्टेज सेम फेज में होती है, जैसा कि यहाँ करंट को ऑरेंज फेजर से हमने शो किया है तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज रेड फेजर हो गई। वहीं एक कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है और वोल्टेज 90 डिग्री लै करता है। लेकिन अगर एक सर्किट में R और C दोनों हो तो करंट और वोल्टेज के रिलेशन में फेज डिफरेंस 0 या 90 के बजाय बीच का कुछ होता है और ये जो फेज डिफरेंस है उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। टिक्नोमेट्री करते हैं, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कैपेसिटर की वोल्टेज, बेस रेजिस्टेंस की वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज की जगह हम लिखेंगे IXC, जहां XC धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज IR। I सीरीज सर्किट में कॉमन करंट है, कट गया, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस धारतीय प्रतिघात और प्रतिरोध का रेशो tan phi आया है। ध्यान रहे RL सर्किट में भी बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन आया था और XC की जगह XL आया था, ये XL अपॉन R हो गया था tan phi। तो देखिए आप चाहे सर्किट RL हो चाहे RC हो, कैलकुलेशन के तौर तरीके सेम है। यहाँ XC की जगह मैं अगर 1/ω_c लिखूं तो tan phi 1/ω_RC हो गया है। अगर हमें ओमेगा रेडियन पर सेकंड में नहीं मालूम हो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मालूम हो तो ओमेगा 2πf से निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है उसे जानते हैं। यहाँ ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर XC और R न्यूमेरिकली इक्वल हो तो ये एंगल 45 होगा। अगर R का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फेज डिफरेंस एंगल 45 से कम होगा और अगर रिएक्टेंस पार्ट बड़ा है, रेजिस्टेंस पार्ट छोटा है तो एंगल फाई की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी। एक सीरीज RC सर्किट में जिसको AC सप्लाई से जोड़ा है, रेजिस्टेंस वैल्यू 30 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40 ओम है। हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीधे ने देखे कैपेसिटर की फेरेड में वैल्यू और ओमेगा या फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो XC 1/ω_c से निकाला जा सकता है, जहां ओमेगा 2πf होगी। हमें इस सर्किट में इंपीडेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस एंगल जिससे कि करंट सर्किट में लीड कर रहा है थीटा, वो ज्ञात करना है, जबकि सोर्स वोल्टेज साइनोसॉइडल 100 वोल्ट है। हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी पता करनी है। तो ऐसे सभी सवालों में अगर हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में मालूम नहीं हो और फेरेड में कैपेसिटर और रेडियन पर सेकंड में ओमेगा हो तो 1/ω_c से XC निकाल लेना चाहिए। और एक बार अगर XC ओम में मालूम है तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की पाइथागोरस कैलकुलेशन से Z आएगा। यहाँ रेजिस्टेंस 30 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40 ओम है, तो इन दोनों की पाइथागोरस कैलकुलेशन से 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, समेशन 2500, स्क्वायर रूट लिया तो ये 50 ओम आ गया। तो आप देखिए 30 और 40 ओम का सम 70 ओम नहीं है। जब हम वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 4 5 एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है और Z 50 ओम आ गया है। अब हम AC में करंट निकालते समय वोल्टेज में इंपीडेंस का भाग देते हैं। इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पाइथागोरस समेशन टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई सर्किट टू करंट फ्लो है और ये यहाँ 50 ओम आ गया है। 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ करंट 2 एम्पियर आ गया है। हम करंट और वोल्टेज में फेज
फेज डिफरेंस एंगल tan थीटा XC अपॉन R से निकाल के tan इनवर्स करते हैं तो XC 40 R 30 है और 4/3 का tan इनवर्स अगर हम करें हैं तो हमारा जो करंट का लीड एंगल है वोल्टेज के साथ वो 53.13 डिग्री आ गया है। हमने याद किया कि अगर R और XC बराबर होते तो ये एंगल 45 होता है, अगर XC बड़ा है जैसे कि यहाँ तो ये एंगल थीटा 45 से ज्यादा 53.13 आ गया है। कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में √3 के इन्वॉल्वमेंट के साथ 30 और 60 के क्वेश्चंस आते हैं। अगर R 5 ओम है और X 5√3 उससे √3 गुना ज्यादा है तो हमारा एंगल 45 से ज्यादा 60 होगा, और अगर R X से √3 गुना ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में एंगल 30 डिग्री होगा। तो हम फेज डिफरेंस एंगल की कैलकुलेशन 3 कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर R और X बराबर हो तो 45 डिग्री, और अगर R बड़ा है तो एंगल 45 से छोटा, X बड़ा है तो एंगल 45 से बड़ा, और अगर √3 का इन्वॉल्वमेंट है R और X के रेशो में तो ये एंगल होंगे 30 या 60। रेजिस्टेंस की वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। हमें सर्किट का करंट 2 एम्पियर मालूम है, रेजिस्टेंस 30 ओम दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो गई 60 वोल्ट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40 ओम में 2 एम्पियर करंट से वोल्टेज हो गई IXC 80 ओम। और आप देखेंगे कि 60 और 80 की अगर हम पाइथागोरस कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल सप्लाई वोल्टेज आ गई है। हमने वोल्टेज ट्रायंगल से या रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और इंपीडेंस के इंपीडेंस ट्रायंगल से टिक्नोमेट्री का इस्तेमाल करके करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में ये जो एंगल है फेज डिफरेंस एंगल उसका tan फाई निकाल लिया है, जो VC अपॉन VR का रेशो या XC अपॉन R का रेशो है। और एक बार अगर हमें फाई मालूम है और करंट को अगर हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में स्टैंडर्ड साइन वेव ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज की वेव करंट के फेज से फाई एंगल पीछे है, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है। अगर हम यहाँ करंट को स्टैंडर्ड रेफरेंस के बजाय वोल्टेज को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं जीरो फेज एंगल की, तो ध्यान रहे करंट वोल्टेज से फाई एंगल आगे इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको RC सीरीज सर्किट अल्टरनेटिंग सप्लाईज में किस तरह से एनालाइज करते हैं उसकी थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो से जब आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए खूबसूरत लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक आप अच्छा पढ़ना जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।